So, good morning, all of you. Uh, I hope you all are well and fine. So, let's start the second chapter of social science. बिफोर स्टार्टिंग द सेकेंड चैप्टर थोड़ा सा हम रिवीजन देख लेते हैं कि हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था। फर्स्ट चैप्टर था राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें हमने ये देखा था कि हाउ ब्रिटिशर्स केम और उनके मींस बिजनेस, उन्होंने इंडिया में बिज़नेस के पर्पस से अपना एंट्री की थी और धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली दे स्टार्टेड कंट्रोलिंग ओवर इंडिया और फिर धीरे धीरे अपना जो रूलिंग पावर है वो उन्होंने इंडिया पे बढ़ा दिया और एट लास्ट उनका बहुत सारा कंट्रोल मींस एट लास्ट ओवरऑल उनका ही कंट्रोल हो गया और उससे हमें पॉजिटिव चीज़ें क्या मिली और उसका साइड इफ़ेक्ट क्या हुआ, ये सब हमने इसमें देखा। नाउ इन सेकेंड चैप्टर वी विल सी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन रिवोल्यूशन। इट मीन्स कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ था और व्हाट इज़ रशियन रिवोल्यूशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। The yearning of Western European countries for expansion of the empire and acquire new colonies resulted in these countries going to Asia and Africa. Yearning means lalach. Okay, so the yearning of the Western European countries for expansion of the empire and acquire new territories means जो वेस्टर्न यूरोपियन का जो लालच था वो बढ़ता गया, मतलब अपने एम्पायर यानी अपने रूल को बढ़ाना और अपनी नई नई कॉलोनीज़ को बनाने का जो उनका लालच बढ़ता गया, वो कहाँ तक बढ़ता गया, कंट्रीज़ में, मतलब एशिया और अफ्रीका के कंट्री तक बढ़ता गया। दस दे इस्टेब्लिश दियर कॉलोनीज़ एंड एक्सपैंडेड दियर रूल, और उन्होंने अपनी टेरिटरीज़ यानी अपनी कॉलोनीज़ बढ़ाना, अपना रूल, अपना कंट्रोल बढ़ाना शुरू किया। और वो कहाँ तक बढ़ाए, एशिया, पूरे एशिया में उनका कंट्रोल हो गया, अफ्रीका में उन्होंने कंट्रोल करना शुरू किया। कॉन्सिक्वेंटली देयर अरोज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन यूरोपियन नेशन टू एस्टैब्लिश कॉलोनीज़, और धीरे धीरे क्या हुआ, उन्हीं के बीच में क्या हो गए, कॉम्पिटिशन्स हो गए, यानी यूरोपियंस आपस में ही कॉम्पिटिशन करने लगे कि हम कितना ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं, कितना ज़्यादा अपनी कॉलोनीज़ और अपना एम्पायर इस्टेब्लिश कर सकते हैं एशिया और अफ्रीका में। This greed for colonization among the Western European nations caused the economic, social and cultural ruin of the Asian African countries. और ये जो लालच है, greed means again लालच, this yearning and greed, both are synonym. तो जो ये जो लालच है इनका कंट्रोल करने का या अपना जो एम्पायर एक्सपांड करने का यानी अपना राज्य बढ़ाने का जो लालच इनका बढ़ता गया, जिसका नतीजा हमें भुगतना पड़ा, यानी वी इंडियंस और एशिया अफ्रीका को इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट इकोनॉमिकली, सोशली और कल्चरल वे में एशिया और अफ्रीका को रूइन यानी बर्बाद करता चला गया। The result of this on world politics was such that the First World War, Bolshevik Revolution in Russia etc. took place. और इसका नतीजा क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और बोल्शेविक रेवोल्यूशन जो है वो हुआ। तो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे इन डिटेल, मीन्स वी विल, दिस इज़ द जस्ट ऑफ द जस्ट, यानी एक सार है, एक निचोड़ है पूरे चैप्टर का। नाउ वी विल सी दिस ऑल इन डिटेल। सो लेट्स स्टार्ट विद वेस्टर्न यूरोप एंड कॉलोनलिज्म इन एशिया अफ्रीका। तो मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जब ब्रिटिशर्स जो यूरोपियन हमारे कंट्री में आए तो पहले वो बिज़नेस के पर्पस से आए और धीरे धीरे उन्होंने अपना एम्पायर बढ़ाना शुरू किया। दे स्टार्टेड रूलिंग ओवर द कंट्री एंड व्हेन they started ruling over the country, their yearning or their greed increased, यानी इनका लालच जो है वो बढ़ता गया। और लालच जब बढ़ता गया तो दे स्टार्टेड कॉम्पिटिशन बिटवीन देमसेल्फ, अपने में ही इनका कंपटीशन होने लगा। एंड दे थॉट टू इंक्रीज द एम्पायर
ओवर होल एशिया एंड अफ्रीका। इन्होंने ये क्या सोच लिया कि इनको पूरे एशिया और पूरे अफ्रीका पे क्या करना है, अपना राज करना है, इनको कंट्रोल करना है। और दिस इम्पैक्ट, जो इनका ये लालच है, दिस इम्पैक्ट ऑन एशिया और एंड अफ्रीका वेरी बैडली थ्रू इकोनॉमिकली, सोशली एंड कल्चरली। मीन्स कल्चरल वे में, सोशल वे में और इकोनॉमिक वे में अगर हम देखें तो इनका ये लालच पूरे एशिया और अफ्रीका को बर्बाद कर गया है। रूइन मीन्स खंडहर कर देना, यानी बर्बाद कर देना। पूरे एशिया और अफ्रीका को, पूरी कंट्री को इनके इस लालच ने बर्बाद कर दिया। और इसका रिजल्ट ये हुआ दैट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस। पहला वर्ल्ड वॉर तभी हुआ। नाउ वी विल सी द डिटेल ऑफ दिस ऑल। वेस्टर्न यूरोप एंड colonialism इन एशिया अफ्रीका। तो एशिया अफ्रीका में वेस्टर्न यूरोप और उनका जो टेरिटरीज़ उन्होंने कैसे बनाया, कैसे अपना एम्पायर खड़ा किया, वो हम देखेंगे। यहाँ पे कॉलोनियलिज्म मीन्स कि टेरिटरीज़ यानी अपने छोटे छोटे राज्य बना लिए, अपना कैसे उन्होंने कंट्रोल करना शुरू किया, ये सारी चीज़ें हैं। और वो कहाँ पे, एशिया और अफ्रीका में, एशिया से अफ्रीका। The Western European countries wanted to expand their empire in Asia, Africa. जैसा कि मैंने बताया कि they wanted to expand their empire, means अपना राज्य, अपना control, means they was started thinking that the Europeans started thinking that they are the king and they have right to rule over whole country. So because of this thinking, they started planning to control in the beginning slowly and gradually, and in between afterwards when they realized कि now they can control the country, उनका जो उनका ड्रीम था पूरे दुनिया में कंट्रोल करने का, रूल करने का, वो धीरे बढ़ता गया और वो उन्होंने पूरे एशिया और अफ्रीका में अपना शासन करना शुरू कर दिया। Their greed for colonization did not spare even their neighboring countries. यानी सिर्फ वो अपने अगल बगल के देशों में ही अपना टेरिटरीज़ नहीं बना रहे थे, बल्कि स्पेन पे भी उनका क्या हो गया, स्पेन हैड टेकन कंट्रोल ओवर नीदरलैंड। अब देखो अलग अलग कैसे छोटे छोटे राज्यों ने कैसे कैसे किन किन कंट्री स्टेट्स पे, किन किन कंट्रीज़ पे कंट्रोल करना शुरू किया। इन ब्रिटिशर्स की वजह से क्या क्या हुआ, स्पेन ने किस पे कंट्रोल कर लिया, नीदरलैंड पे। ऑब्वियसली नीदरलैंड इज़ अ स्मॉल कंट्री, तो स्पेन ने उस पे कंट्रोल कर लिया। बेल्जियम एंड लग्जमबर्ग later on some of their provinces were captured by France। और बेल्जियम और लग्जमबर्ग को किसने कंट्रोल कर लिया, किसने हड़प लिया, फ्रांस ने। यानी अब वहाँ पे फ्रांस का कंट्रोल हो गया। When the Portuguese king died without an heir, Portugal came under the rule of Spanish king because of his blood relation। अब जैसे पोर्चुगीज़ का राजा मरा बिना किसी अपना मतलब किसी को अपना वो नहीं दिया, मतलब अपना शासन कि मेरे बाद कौन राज्य करेगा, ये बताए बिना ही जब उनकी डेथ हो गई तो पोर्चुगल जो थे उनके ऊपर किसका राज हो गया, स्पेन के राजा का राज्य हो गया। क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि स्पेन से हमारा ब्लड रिलेशन है। सो फॉर 6 decades द मोनोपोली ऑफ एस्टेब्लिशिंग कॉलोनीज इन नॉन यूरोपियन कंट्रीज वॉज विद स्पेन। तो 6 दशकों के लिए क्या हो गया कि नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ पे किसका कंट्रोल हो गया, स्पेन का। यानी अब क्योंकि जो पोर्चुगीज़ का राजा था वो मरने से पहले उन्होंने अपनी वसीयत जिसको कहते हैं कि हु विल बी द नेक्स्ट किंग आफ्टर मी, और हु विल बी द रूलर ऑफ द कंट्री और द स्टेट और द प्लेस आफ्टर द किंग, तो वो डिक्लेयर किए बिना जब पोर्चुगीज़ king died, then
Spanish king got an opportunity, and he said कि because the Portuguese are because there is a relationship between the blood relation between Spanish and Portuguese, तो Portuguese ने बोल दिया कि now we will rule। और 6 दशकों तक किसका राज हो गया नॉन यूरोपियन पे? स्पेनिश का हो गया, मीन्स स्पेनिश किंग का। स्पेन के लोग उन पे नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ पे कंट्रोल करने लगे। Similarly, Italy and German states became the victim of the greed of France and Austria। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इसी तरह से जर्मन जो स्टेट है वो भी फ्रांस और ऑस्ट्रिया मीन्स जर्मन स्टेट जो है फ्रांस और ऑस्ट्रिया के लालच का गवाह है। यानी इटली एंड जर्मन स्टेट बिकेम द विक्टिम ऑफ द ग्रीड मीन्स कि फ्रांस और ऑस्ट्रिया का कंट्रोल किस पे हो गया? इटली और जर्मन पे। यानी अब फ्रांस और ऑस्ट्रिया किस पे रूल करने लगा? इटली और जर्मन पे। यानी फ्रांस इटली को कंट्रोल करने लगा और ऑस्ट्रिया जर्मनी को। When the European powers were tightening their grip over Asian and African nations, many of the European nations which had become free following the footsteps of England made many of the Afro-Asian nations their colonies। अब क्या हुआ? जैसे ही यूरोपियन पावर अपने यूरोपियंस को पावर मिल गया और उनको कंट्रोल करने का पूरी तरह से उनकी ताकत आ गई, तो क्या हुआ? जब एशिया और अफ्रीका पे उनका पूरा कंट्रोल हो गया, तो बहुत से यूरोपियन नेशंस क्या हो गए? उनके नक्शे कदम पे चलने लगे और फिर अफ्रो एशियन कॉलोनीज बनने लगी पूरे दुनिया में, पूरे नेशन में। नाउ लेट्स सी द कॉलोनियलिज्म इन एशिया। एशिया में कैसे टेरिटरीज बढ़ा, कैसे बना? टेरिटरीज किसका? यूरोपियंस का। After strengthening its grip over India, England expanded its empire in Sri Lanka, Myanmar, Singapore and Malaysia. England entered China also। जैसे ही क्या हुआ, इनको इंडिया पे यूरोपियंस का कंट्रोल हो गया, तो इंग्लैंड का कंट्रोल हुआ, तो इंग्लैंड ने अपना एम्पायर कहाँ बढ़ाया? श्रीलंका की तरफ। यानी अब चाहा कि श्रीलंका में कंट्रोल कर लें, तो श्रीलंका में कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या किया? मतलब पहले श्रीलंका पे कंट्रोल किया, फिर म्यांमार यानी जो बर्मा है वहाँ पे, फिर सिंगापुर, ऐसे ही मलेशिया तक अपना जो एम्पायर है वो बढ़ाया। और इंग्लैंड चाइना पे भी अपना कंट्रोल करने लगा। यानी अब उसको भी एक तरह से इंग्लैंड चाइना का भी राजा हो गया। बट ड्यू टू द ओपियम ट्रेड बिटवीन इंग्लैंड एंड चाइना देयर वर वॉर्स which came to be known as opium wars in history। अब क्योंकि इन दोनों के बीच में, चाइना और इंग्लैंड के बीच में बिजनेस चलता था, मतलब ट्रेड था, तो ऑब्वियसली जब बिजनेस चल रहा है, जब आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम एक कंट्री का दूसरी कंट्री से हो रहा है, तो कोई भी कंट्री ये नहीं चाहेगी जो ट्रेडर कंपनी है, जो ट्रेडर कंट्री है, वो हमारे ऊपर कंट्रोल करे। तो इसकी वजह से एक वॉर हुआ और उस वॉर को क्या कहा गया? ओपियम वॉर। हिस्ट्री में इसको ओपियम वॉर का नाम दिया गया, जो कि 1839 से 1842 के बीच में हुआ था। और इसका रिजल्ट क्या हुआ था? China lost this war and thereby lost 5 of its ports to England, where England could carry on their trade and thus expanded their empire। वॉर ज़रूर हुआ, लेकिन the result of the war was what? चाइना लॉस्ट द वॉर, और जिसकी वजह से चाइना को 5 पोर्ट्स छोड़ने पड़े और इंग्लैंड ने अपना ट्रेड उन 5 पोर्ट्स तक बढ़ा दिया, अपना एम्पायर, अपना शासन उस 5 पोर्ट्स तक कर लिया। Taking advantage of China's weakness, Japan, Russia, Germany, France, Belgium and America also acquired trade and political rights। क्योंकि चाइना के पास इतनी आर्मी नहीं थी, they were weak, तो इनकी इस वीकनेस को किसने पकड़ा? जापान, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और अमेरिका ने
नोटिस कर लिया और उन्होंने उन पे शासन नहीं किया, लेकिन अपना पॉलिटिकल राइट्स डाल दिया, बिजनेस वहाँ से शुरू किया और बहुत कुछ मीन्स बहुत प्रॉफिट इन कंट्रीज़ ने चाइना से ले लिया. Enormous oil resources in the desert region of West Asia attracted the Europeans to establish colonies there. अब क्या हुआ, क्योंकि वेस्ट एशिया में बहुत सारा ऑयल का वो था, रिसोर्स था, क्योंकि एशिया में डिज़र्ट रीजन है तो वहाँ पे तेल का बहुत सारा रिसोर्स है और यही रिसोर्स यूरोपियंस को अट्रैक्ट किया क्या करने के लिए, वहाँ पे टेरिटरीज़ अपना एम्पायर बढ़ाने के लिए, कॉलोनीज़ बनाने के लिए. इंग्लैंड, जर्मनी, रशिया एंड अमेरिका एस्टैब्लिश्ड ऑयल कंपनीज इन इराक, Iran, Kuwait, Saudi Arabia and Bahrain and made effort to take care of their own interest. अब जब इन्होंने देखा कि वेस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा डिज़र्ट है और वहाँ पे ऑयल बहुत है, तेल का की खदानें बहुत अच्छा मिल बनेगा, तो इन्होंने क्या किया कि अपने धीरे धीरे कॉलोनीज़ इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया यूरोपियंस ने. और जर्मनी, रशिया और अमेरिका ने ऑयल कंपनीज़ खोल दी. कहाँ? ईरान, इराक, कुवैत और सऊदी अरेबिया एंड बहरीन में. और क्या कर दिया, उस पर अपना ही पूरा मालिकाना अधिकार, यानी कि दे वर टोटली दे हैव द टोटल ओनरशिप ऑन दैट कंपनीज. मीन्स ऑयल कंपनी में ईरान, इराक, कुवैत और सऊदी अरेबिया का पूरा कंट्रोल हो गया. ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया पे रशिया और अमेरिका और इंग्लैंड, जर्मनी का के जो ऑयल कंपनीज थे उन पे पूरा कंट्रोल उन्होंने कर लिया. नेक्स्ट, कॉलोनियलिज्म इन अफ्रीका. अफ्रीका में कैसे कॉलोनिज्म हुआ ये देखते हैं. द डच एस्टैब्लिश्ड इट्स कॉलोनी फॉर द फर्स्ट टाइम एट द एंड ऑफ 15th सेंचुरी इन साउथ अफ्रीका. जो डच लोग थे उन्होंने अपनी पहली कॉलोनी 15th सेंचुरी में साउथ अफ्रीका में बनाई. आफ्टर दैट इंग्लैंड एंड फ्रांस एस्टैब्लिश्ड देयर कॉलोनीज इन केप एंड अल्जीरिया इन नॉर्थ अफ्रीका रेस्पेक्टिवली. फिर इंग्लैंड और फ्रांस ने भी अल्जीरिया, केप और अल्जीरिया के में कॉलोनीज़ बनाई नॉर्थ अफ्रीका में और नॉर्थ अफ्रीका के साइड में. द वास्ट प्रोविंसेस ऑफ अफ्रीका सीम्ड क्वाइट suitable for acquiring raw material and selling ready products post-industrial revolution, because of which European countries competed to establish colonies. क्या हुआ, जब इन लोगों ने अपनी कॉलोनीज़ बना ली तो क्या हुआ, द वास्ट प्रोविंसेस ऑफ अफ्रीका सीम क्वाइट सुटेबल फॉर एक्वायरिंग रॉ मटेरियल. अब इन्होंने ये देखा कि अफ्रीका जो है यहाँ पे रॉ मटेरियल बहुत है, तो यहाँ पे अगर हम इंडस्ट्रीज़ डालते हैं तो यहाँ से हमको सेलिंग बहुत अच्छी मिलेगी. यानी अगर ऑब्वियसली जहाँ पे आपको रॉ मटेरियल है, तो आप अगर किसी चीज़ की फैक्ट्री डालते हो और उस चीज़ का रॉ मटेरियल वहाँ पे है, तो ऑब्वियसली आपकी सेलिंग बहुत अच्छी होगी एंड यू विल गेट द प्रॉफिट. तो यही इन लोगों ने, यूरोपियंस ने देखा और साउथ अफ्रीका साइड में देखा और यहाँ पे अपनी इंडस्ट्रीज़ डाल दी. किंग Leopold of Belgium seized the vast provinces of Congo and established his rule. अब जैसे ही लेपोल्ड बेल्जियम के जो किंग हैं उन्होंने जब देखा तो उन्होंने क्या किया, अपने पूरे बहुत बड़े एरिया को, बहुत बड़े प्रोविंस को क्या किया, सीज कर दिया और कॉन्गो के बहुत बड़े प्रोविंसेस को, बहुत बड़े बिजनेस को सील कर दिया और अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया. यानी अपना पूरा कंट्रोल उस पे, पूरे उस एरिए को जहाँ पे उनका प्रोविंस था, यानी जो बिज़नेस होता था, जो कंपनीज थी, जो इंडस्ट्रीज़ थी, उस पे कंट्रोल कर लिया और रूल करने लगे. इंग्लैंड एस्टैब्लिश्ड इट्स कॉलोनीज इन इजिप्ट, सम प्रोविंसेस ऑफ ईस्ट अफ्रीका एंड सम ऑफ साउथ अफ्रीका.
जो इंग्लैंड है उसने अपनी कॉलोनीज़ इजिप्ट में बनाई, इजिप्ट में बढ़ाई, कुछ ईस्ट अफ्रीका के कुछ एरियाज़ में अपनी कॉलोनीज़ बनाई और कुछ साउथ अफ्रीका के एरिया में अपनी कॉलोनीज़ बढ़ा ली। यानी अब उन्होंने धीरे धीरे अपना पैर फैलाना शुरू किया, यानी अपना शासन बढ़ा लिया। फ्रांस एस्टैब्लिश्ड इस कॉलोनी इन टूनीसिया, मोरक्को एंड वेस्ट अफ्रीका प्रोविंसेस। फ्रांस ने किस एरिया में किया? वेस्ट अफ्रीका के एरिया में, मोरक्को में और तुनीसिया में। जर्मनी ने इसी तरह से अपना एम्पायर ईस्ट और वेस्ट अफ्रीका के कुछ प्रोविंसेस में, कुछ एरिया में अपना एम्पायर फैलाया। और इटली कैप्चर द अफ्रीकन प्रोविंसेस अराउंड द रेड सी। इटली ने किस एरिया को कंट्रोल किया, किस एरिया को कैप्चर किया? रेड सी का पूरा, लाल समुद्र जो नाम है रेड सी, उसके पूरे एरिया को कैप्चर कर लिया। स्पेन एंड पोर्चुगल ऑल्सो सीज सम प्रोविंसेस ऑफ अफ्रीका। इसी तरह से स्पेन और पोर्चुगल ने भी अफ्रीका के कुछ एरिया को सीज कर लिया, यानी अपने कंट्रोल में ले लिया। A conference for the European nations was held in Berlin in the midst of this competition to establish colonies. फिर यूरोपियन नेशन ने एक कॉन्फ्रेंस बर्लिन में बुलाया, और ये किस लिए थी? कि किस कंपटीशन के लिए, कि किसकी कितनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश होंगी। इसके लिए एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई यूरोपियन नेशन की, और वो कहाँ पे बुलाई गई? बर्लिन में। एंड इन विच ईयर? इन 1884 to 1885. Different African territories were divided among the European nation and at the end of the conference. तो different African territories were divided, यानी यूरोपियन के बीच में अलग अलग अफ्रीका के अलग अलग टेरिटरीज़ को डिवाइड कर दिया गया। कॉन्फ्रेंस के एंड में डिसीजन ये निकला कि जो अफ्रीका के टेरिटरीज़ हैं उनको अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया गया, और दस द कॉलोनियल डोमिनेंस ऑफ डिफरेंट यूरोपियन नेशंस वाज एस्टैब्लिश्ड ओवर द एंटायर अफ्रीका। और जिसका नतीजा ये हुआ कि पूरे अफ्रीका पे किसका कंट्रोल हो गया? यूरोपियन नेशन का पूरा कंट्रोल हो गया। ऑब्वियसली स्पेन, पोर्चुगल्स, ये सारे जो कंट्री, ये सारे जो हैं पार्ट हैं, ये इंग्लैंड के ही हैं। और इन्होंने क्या किया? पूरे अफ्रीका में जब इनके कॉन्फ्रेंस बुलाई गई तो इन्होंने कॉन्फ्रेंस के एंड में डिसाइड किया कि पूरे टेरिटरीज़ को डिवाइड कर दिया, अफ्रीका के पूरे टेरिटरीज़ को डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करके पूरे अफ्रीका पे एंटायर यूरोपियन नेशन का क्या हो गया? कंट्रोल हो गया। और ये कॉन्फ्रेंस 1884 से 1885 के बीच में हुई थी। While on one hand the greedy European nations were trying to colonize various Asian African territories, on the other hand Germany and Italy had completed the process of its respective political unification. क्या बोल रहे हैं कि जब यूरोपियन नेशन कॉलोनीज़ एशिया और अफ्रीका के अलग अलग टेरिटरीज़ पे कॉलोनीज़ बनाने की लालच बढ़ा रही थी, तभी जर्मनी और इटली क्या कर रहा था? पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, यानी पॉलिटिकल अपने पॉलिटिकल माइंड से काम कर रहा था, यानी पॉलिटिकली उसने भी कंट्रोल कर लिया था। किसने? जर्मनी और इटली ने। जहाँ पे जो यूरोपियंस हैं वो एशिया और अफ्रीका के टेरिटरीज़ पे अपना कॉलोनीज़ बनाने का काम कर रहे थे, वहीं जर्मनी और इटली जो है वो अपना पॉलिटिकल पावर डालना चाह रहे थे, और वो कर भी चुके थे। Thus, the unified Germany plunged into the competition of industrialization, commercialization and colonization. और इसका नतीजा क्या हुआ कि जर्मनी किस कंपटीशन में आगे हो गया? इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब एशिया अफ्रीका में इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया, इंडस्ट्रीज़ बन गई, कमर्शियलाइजेशन, कमर्शियल एरियाज़ बन गए, और कॉलोनीज़ भी अलग अलग कॉलोनीज़ बन गई, यानी टेरिटरीज़ बन गई जिन पे इनका कंट्रोल, यूरोपियन कंट्रीज़ का कंट्रोल हो गया। Thus,
The thus these quickly changing global phenomena had exploited some of these countries politically, economically, and socially, due to which their development had stopped. This had led to the फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. जब ये जर्मनी, इटली और यूरोपियन कंट्रीज़, ये पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ जब एशिया अफ्रीका पे अपनी कॉलोनाइजेशन कर रही थी, अपने पॉलिटिकल आइडियाज़, पॉलिटिकल माइंड सेट कर रहे थे, और इंडस्ट्रियलाइजेशन, कमर्शियलाइजेशन, ये सब कुछ जब हो रहा था, तो ये जो ग्लोबल चेंजेस जब हुए एशिया अफ्रीका में, तो इसने कंट्री को हर तरह से क्या कर दिया, स्पॉइल कर दिया. यानी इसके पूरी जो फाइनेंशियली बहुत वीक हो गया, इकोनॉमिकली बहुत वीक हो गया, सोशली बहुत वीक हो गया, और पॉलिटिकली एशिया अफ्रीका बहुत वीक हो गया, और इनका डेवलपमेंट रुक गया. एशिया अफ्रीका का डेवलपमेंट रुक गया, और इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ. ओके, सो this is enough for today. In next class we will start with the factor that caused first world war, कि क्या फैक्टर्स थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, और आगे पढ़ेंगे मतलब डिफरेंट फैक्टर्स, what were that factors, like economic factors and militarism, groupism, ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे. तो आज हमने क्या देखा, फटाफट एक रिवीजन देख लेते हैं कि कैसे यूरोपियन जो आए हमारी कंट्रीज़ में, जब आए तो कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और रशियन रेवोल्यूशन हुआ. और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह क्या थी, जब जर्मनी, इटली, यूरोपियन कंट्रीज, यही सारी यूरोपियन कंट्रीज़ जब अपने हमारे एशिया अफ्रीका पे जब कॉलोनाइजेशन यानी अपना कंट्रोल करना शुरू कर रहे थे, तो इम्पैक्ट ये पड़ा कि एशिया अफ्रीका का डेवलपमेंट रुक गया. उनको इकोनॉमिकली वो बहुत इफ़ेक्टिव हुए, सोशली बहुत इफ़ेक्टिव हुए, पॉलिटिकली बहुत इफ़ेक्टिव हुए, और इस तरह से उनका डेवलपमेंट रुक गया, और जिसका रिज़ल्ट ये हुआ कि लास्ट तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ. ओके, तो this is enough, and if you have any doubt then you can ask me after the class, and underline if you have any, underline the line, sentence or the word if you are facing any doubt in that. Till then, take care. We will continue in the next class. Take care. Have a nice day.